हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे प्रारंभ में जो देशी रियासतों का एकीकरण किया जाता है वह प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास की संभावना और भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखकर किया जाता है, और कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाती हैं और जो राज्य होते हैं वह भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग करने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी वह भारत में काफ़ी समय पहले से की जा रही थी। यहाँ पर थोड़ा हम कांग्रेस के दृष्टिकोण को समझ लेते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस थी उस टाइम भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में इसकी जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण रही है। क्योंकि देखिए, जो कांग्रेस थी उसने 1927 में ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को प्रस्तावित कर रखा था। और 1945 आते आते कांग्रेस इस बात को एक बार फिर से दोहराती है कि जब भारत को आज़ादी मिलेगी तो जो राज्यों का गठन किया जाएगा वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। और जैसा आप सभी को पता है कि भारत को आज़ादी 1947 में मिल जाती है, जिसके बाद इस विषय पर कांग्रेस एक बार फिर से सोच विचार करती है। किस विषय पर? तो राज्यों के जो निर्माण किया जाना चाहिए वह भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए या नहीं, इस विषय पर वो एक बार फिर से सोचती है। और कांग्रेस की जो सोच होती है वो बदल जाती है, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी कांग्रेस को यह पता चल जाता है कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है तो यह भारतीय एकता और अखंडता के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि धर्म के आधार पर पहले ही भारत का विभाजन हो चुका था और जो पाकिस्तान है वो भारत से अलग हो चुका था। और कांग्रेस को इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर अब राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा तो इससे कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आघात पहुंचेगा। इसीलिए कांग्रेस अपनी बात से पलटने का प्रयास कर रही थी। लेकिन उस टाइम जो तेलुगु बेल्ट के लोग थे, अर्थात जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, वह कांग्रेस पर बहुत अधिक दबाव बना रहे थे कि मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करके एक नए तेलुगु राज्य का निर्माण कर दिया जाए। और उसी टाइम जो कांग्रेस के नेता होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए वह कह सकते हैं एक ऐसा वक्तव्य बोलते हैं जो आग में घी डालने का काम करता है। वह संविधान सभा में कहते हैं कि मैं आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को गलत नहीं मानता हूँ। तेलुगु राज्य बनना चाहिए, मैं इस पर सहमति देता हूँ, परंतु इसको अभी स्वीकार नहीं कर सकता और इस विषय पर भविष्य में विचार किया जाएगा। और यही नेहरू की उस टाइम की सबसे बड़ी गलती होती है। और यह कथन उनका बहुत खतरनाक साबित होता है, क्योंकि जो आंदोलनकारी होते हैं उनको मोरल सपोर्ट मिल जाता है और भाषा के आधार पर वे राज्यों के जो मांग की जा रही थी वह आंदोलन जो होता है और तीव्र हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब भारत आज़ाद हुआ तब बहुत सारे राज्य भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करने लगे, जिसके बाद एक जून 1948 में एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे एस.के. धर आयोग के नाम से जाना जाता है। देखिए, एस.के. धर आयोग का मतलब पूरा नाम इनका जान लेते हैं कि देखिए इनका जो पूरा नाम था वह श्याम कृष्ण धर था। इन्हीं के नाम पर जो इस आयोग का नाम पड़ता है वह एस.के. धर आयोग पड़ता है। देखिए, और इसका गठन क्यों किया जाता है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के मांग पर विचार करने के लिए, अर्थात जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना था कि मतलब यह उचित है या अनुचित है, इस पर विचार करने के लिए एस.के. धर आयोग का गठन किया जाता है। देखिए, जो यह आयोग होता है वह दिसंबर 1948 को इस समिति मतलब यह जो समिति होती है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। देखिए, उस टाइम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था वह दिसंबर के महीने में हुआ करता था और लगभग मान के मतलब 30 या 31 दिसंबर के दिन कांग्रेस का अधिवेशन होता था। और इसी अधिवेशन में ये जो आयोग होती है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उस रिपोर्ट पर कह सकते हैं कि विचार विमर्श किया जाता है। और वह अपने रिपोर्ट में यह कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अनुचित है, मतलब वर्तमान समय में अभी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, जब ये रिपोर्ट देती है तो और कहती है कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए वह प्रशासनिक सुविधा को यानी प्रशासनिक दृष्टि से किया जाना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इस आधार पर किया जाना चाहिए। अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना अनुचित है और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करना ही वर्तमान परिस्थितियों में उचित रहेगा। जिसके बाद जो तेलुगु राज्य समर्थक होते हैं वे इसका भारी विरोध करते हैं, क्योंकि वह इस रिपोर्ट से खुश नहीं होते हैं। तो इसकी पुनः परीक्षा के लिए 1948 में
एक जेबीपी समिति का गठन किया जाता है और यह दिसंबर 1948 में इस समिति का निर्माण किया जाता है, जो जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। देखिए इसका जेबीपी नाम क्यों पड़ा, तो इसके साथ अलावा इसमें दो अन्य सदस्य और थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो देखिए जे से जवाहरलाल नेहरू और भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, तो इन्हीं के नाम पर इस समिति का जो नाम पड़ता है जेबीपी समिति रखा जाता है। तो याद रखिएगा। और यह समिति भी जो होती है वह भी मानती है कि जो राज्यों का गठन किया जाना चाहिए वह भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, यह अनुचित है। और जो इसमें जो खासकर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह दोनों लोग जो राज्यों का वर्तमान जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आप सभी को कि जो राज्यों को ABCD ग्रुप में बांटा गया था, ये दोनों उससे सहमत होते हैं कि जो राज्यों का निर्माण होना चाहिए वे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, जैसे जो ABCD करके ग्रुप बनाया गया था उसी आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसके बाद अब देखिए यहाँ से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और देखिए 1952 में लोकसभा का आम चुनाव होता है, यानी लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें जो नेहरू होते हैं उनका भारी विरोध होता है। और नेहरू का भारी विरोध कहाँ होता है, तो मद्रास के अंदर जो कि तेलुगु भाषी क्षेत्र होता है, वहाँ पर जब ये रैलियाँ करने जाते हैं तो इनका भारी विरोध होता है। और इसके बाद इसी विरोध के बीच में एक घटना हो जाती है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जिनका नाम पोटली श्रीरामुलु होता है, वे अनशन पर बैठ जाते हैं। और अनशन पर क्यों बैठ जाते हैं, तो वह तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर यह अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, 15 दिसंबर 1952 को डेथ हो जाती है। जिसके बाद जो विरोध होता है वह हिंसात्मक हो जाता है और मद्रास में हिंसा होती है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, यह याद रखिए। और यहीं से जो सिचुएशन होता है और बिगड़ जाता है। जिसके बाद जो सरकार होती है वह अंततः उस टाइम जो नेहरू की सरकार थी वह मजबूर होकर इनकी मांग को, मतलब जो तेलुगु भाषी थे आंध्र प्रदेश की अलग मांग कर रहे थे, उसको स्वीकार करना पड़ता है। और जिसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। और यह याद रखिएगा, यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य होता है। जिसके बाद अब जब आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हो जाता है तो बाकी जो अन्य राज्य भी होते हैं वे भी जो राज्यों का गठन था उसको भाषा के आधार पर करने की मांग करने लगते हैं। यानी जो इसके बाद अलग अलग राज्य थे वह भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने लगते हैं। और इस मांग पर विचार करने के लिए, अर्थात राज्यों का जो गठन किया जाना चाहिए वो भाषा के आधार पर, इन मांगों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है। और ये आयोग कब बनाया जाता है, तो 22 दिसंबर 1953 को, जिसका नाम जो होता है वह राज्य पुनर्गठन आयोग होता है। देखिए, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह सैयद अली फजल होते हैं। इस आयोग को एक बात और याद रखिएगा, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सैयद अली फजल थे यह इसके अध्यक्ष थे। और इनका पूरा नाम मैं आप सभी को बता देता हूँ, उनका जो पूरा नाम था खान बहादुर सैयद सर फजल अली था। और याद रखिएगा, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत ही प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। और इसके साथ ही साथ यह जो होते हैं असम उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके थे। और इसके अलावा इस आयोग में 2 और सदस्य होते हैं, एक हृदयनाथ कुंजरू और एक होते हैं KM पडिक्कर। तो इस आयोग का गठन मैंने अभी बताया क्यों किया गया था, तो देखिए भाषाई आधार पर और प्रशासनिक सुविधा एवं भौतिक संरचना में सामंजस्य स्थापित करना, यानी जो सभी तरह की मांगें की जा रही थी उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है। और यह आयोग देखिए क्या करता है, यह आयोग जो होता है वह समिति मतलब 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और अपनी रिपोर्ट में कहता क्या है, तो पहली बात तो वो यह आयोग भी उस बात को मानता है जो इसके पहले की समितियां स्वीकार करती हैं कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए वो भाषा संस्कृति के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तो किस आधार पर किया जाना चाहिए, तो यह कहता है कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए वह राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय, प्रशासनिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मतलब ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो पुरानी इसके पहले समितियां नियुक्त की जाती है उन्हीं की बातों को रिपीट करता है। और इसके साथ साथ वह
अब जैसे जो मांगे की जा रही थी उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। और इसके लिए वह एक प्रावधान और इसमें किया जाता है जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ये कहता है अपनी रिपोर्ट में, यह आयोग कहता है कि जो राज्यों की ABCD श्रेणी थी उसको समाप्त कर दिया जाए और 16 तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करना चाहिए। यानी इस समिति के माध्यम से, यानी इस जो आयोग था इस के माध्यम से जो कहा गया कि जो राज्यों का ABCD, जो मैंने इसके पिछली वीडियो में आप सभी को पढ़ाया था कि जैसे भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8, भाग 9 में रखे गए थे ABCD, उनको समाप्त कर देना चाहिए और अब सभी को मिलाकर 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों को हमें बनाना चाहिए। जिसके बाद जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद के द्वारा पास किया जाता है और भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। देखिए, जो यह आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसकी मांगों को पर कुछ विचार किया जाता है और कुछ सुधार के साथ उसको अपना लिया जाता है। और भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन करते हुए भाग 7 एवं भाग 9 को हटा दिया जाता है। इसके तहत 14 राज्य अर्थात भाग 6 में रखे जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में रखे जाते हैं। ये याद रखिएगा। तो इस टाइम कुल 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। अब हम उन राज्यों को देख लेते हैं जो कि 1956 में मौजूद होते हैं, जो इस आयोग के रिपोर्ट पे बनाए गए थे। तो देखिए, पहले हम उनको जो 14 राज्य थे उनको देखते हैं, जिनमें देखिए पहला जो था जम्मू कश्मीर था, दूसरा पंजाब और तीसरा जो होता है वो उत्तर प्रदेश होता है। इसके अलावा चौथा मध्य प्रदेश, 5वां बिहार, 6ठा असम और 7वां पश्चिम बंगाल और यह 8वां उड़ीसा। बात करें 9वां राजस्थान होता है, 10वां बॉम्बे होता है। देखिए यहाँ पर बॉम्बे अभी इसको भी तोड़ के 2 राज्य बनाए जाते हैं, बॉम्बे होता है। 11वां मैसूर होता है और 12वां केरल, 13वां जो राज्य होता है मद्रास होता है। और इसके अलावा जो 14वां राज्य होता है जिसका अभी गठन किया गया है भाषा के आधार पर, वो होता है आंध्र प्रदेश। इसके साथ ही साथ जो 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, जिनमें पहला जो होता है वह दिल्ली होता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश होता है, तीसरा मणिपुर होता है और चौथा जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वह त्रिपुरा होता है। इसके अलावा जो 5वां है वह अंडमान निकोबार होता है, द्वीप समूह होता है और 6ठा जो होता है वह लक्षद्वीप होता है। तो दोस्तों एक बार इनको मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए यहाँ पर है। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब यहाँ पर है और उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश वर्तमान का उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, देखिए मध्य प्रदेश यहाँ पर है। और बात करें बिहार के बारे में तो बिहार देखिए यहाँ पर है। इसके अलावा असम देखिए, असम अभी यहाँ पर टूटा नहीं है, पूरा असम है, ये पूरा का पूरा असम था। और इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। और बात करें उड़ीसा की तो देखिए उड़ीसा यहाँ पर है। और राजस्थान के बारे में बात करें तो देखिए जो राजपूताना का क्षेत्र था अजमेर मेवाड़ा, देखिए राजस्थान यहाँ पर है। और बॉम्बे मैंने अभी से भी बताया आपको, देखिए बॉम्बे है। इसके अलावा मैसूर की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैसूर है, केरल के बगल में। यहाँ पर कोच्चि को मिलाकर केरल का निर्माण कर दिया जाता है और यहाँ पर मैसूर देखिए यहाँ पर है। और इसके अलावा केरल देखिए, केरल और मद्रास यहाँ पर है और इसी के बगल में आंध्र प्रदेश का यहाँ गठन किया जाता है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आप सभी को पता है, दिल्ली यहाँ है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, ये भी यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पर होता है। और मणिपुर देखिए, त्रिपुरा यहाँ जो है, आसाम यहाँ पर मणिपुर होता है। इसके अलावा और बात करें अंडमान निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार ये वाला जो पूरा हिस्सा है अंडमान निकोबार का है। और लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ पर देखिए, ये द्वीपीय है, मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।